नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कश्मीर मुद्दे पर सरकार पर भड़की महबूब मुफ्ती। 43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का केंद्र सरकार पर हमला, आंतरिक सुरक्षा विफल, गृह मंत्री पर उठाए गंभीर सवाल। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर राशिद अलवी की नीतीश को सलाह, कहा लालू यादव के साथ मिलकर चलाएं सरकार। नीतीश कुमार ने इस डर की वजह से राज्यपाल को नहीं सौंपा इस्तीफा, चुनाव से पहले ही हुई थी चर्चा। शेख हसीना दोषी करार, 73 नागरिकों पर गोली चलाने का आरोप तय, मिल सकती है सजाए मौत। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया सरकार ने दुनिया को तो ये बताना है कि कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। साथ ही महबूबा ने कहा है कि कश्मीर की परेशानियों की गूंज जब लाल किले तक सुनाई दे रही है, जो ये दिखाता है कि हालात सुधरे नहीं बल्कि और खराब हुए हैं। अगर कहीं पानी नहीं होता तो लोग सड़क पे निकलते हैं, तो उनको भी एसएचओ जाता है, कहता है अंदर जाओ नहीं तो पीएसए लगा लूंगा। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। आपको सोचना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं, इस सरकार में ऐसे कितने लोग हैं जो संजीदगी से नेशनलिस्ट हैं। मुझे याद है मुफ्ती साहब ने एक बार मुझे कहा था, जब हम इनके साथ सरकार बनाने वाले थे और मैं थोड़ा सा तजब्जुब में थी और मैं रिलक्टेंट थी कि हम नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने मुझे कहा वह तुम्हें मालूम नहीं है, वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक रास्ता बना दिया है, जम्मू कश्मीर को खून खराबे से बाहर निकालने के लिए। ये बीजेपी वाले मुझे लगता है ये शायद नेशनलिस्ट हैं, इनको मुल्क का दर्द है क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी का दर्द देखा था। तो आज मैं उसी बीजेपी से कहना चाहती हूं, अगर आप में से किसी लीडर के दिल में दर्द है इस मुल्क का, क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। सऊदी अरब में आज मदीना के पास मक्का से मदीना जा रही बस के डीजल टैंक से टकराने के हादसे में 42 भारतीय उम्रा यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक ही व्यक्ति की जान बच पाई है। हादसे के समय बस में लगभग 40 से ज्यादा लोग सवार थे। जीवित बचे व्यक्ति की पहचान हैदराबाद निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल शुएब के रूप में हुई है, जो ड्राइवर के पास बैठे थे। मोहम्मद अब्दुल शुएब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। भारतीय दूतावास ने हादसे की जानकारी मिलते ही पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूं मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। मक्के से मदीना जा रहे थे, मक्के में उम्रा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया। तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। 20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। एक ही फैमिली के? नहीं, एक ही फैमिली के नहीं होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बोल के खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं, अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो कहने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं, 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट कौन है? एजेंट क्या नाम, ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजा तो, अगर जाना चाह रहे हो तो अपना भिजा तो मैं कार्रवाई करता हूँ बोल के बोले।
जल्द से जल्द वीजा लगा के कार्रवाई करेंगे। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? मक्के से मदीना जा रहे थे। मक्के में उम्रा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। 25 रात में यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे। फोन शोएब मोहम्मद शोएब जो है फोन करे उन्होंने। हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की। फिर हमने असद साहब को कॉल किया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की। फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है। वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीजे लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है बोल चुका हूँ मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। कोई बच्चे तो नहीं थे, ज्यादातर सब बड़े ही थे उसके अंदर। कोई इंजर्ड हुआ? अभी कोई इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल की नहीं है हमारे पास। बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते बोल के, आधा घंटे में देते बोल के बोले। और बोलते सो यहाँ से जाने के लिए अभी उनके घर वाले तो उनके बच्चे वगैरह जाने की कोशिश कर रहे, वीजे के लिए बोलते सो पासपोर्ट ला के दिए, वो वीजा जल्दी करके भेजा है तो जाने। मोहम्मद बुरहानुद्दीन। शोएब का अभी तो बात करके उन्हें अपडेट दिए तो हम लोग को मालूम हुआ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो अभी शोएब का भी हाथों जले गए थे, सर को मार लगा बोल के तला वहाँ पे। हाँ, ऑपरेशन बाकी है कहते अभी शोएब का, सीरियस कंडीशन में, सर को मार लगा। वो अल्फाद हॉस्पिटल में है कहते, अल्फाद हॉस्पिटल में है ना अभी। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा कि हम दिल्ली में हुई आतंकवादी कार्रवाई की निंदा करते हैं। आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह से उन्होंने इसकी योजना बनाई, हम इन सभी चीज़ों की निंदा करते हैं। अब जांच चल रही है, लेकिन दिल्ली में जो हुआ और नौगाम पुलिस स्टेशन में भी जो विस्फोट हुआ है, वहाँ जो लोग मारे गए वो हमारे लिए दुखद है। वो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, गैलेज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं। सर, इसी पे कश्मीरी मैन को भी अरेस्ट किया गया है एनआईए के थ्रू, जिसने बॉम्ब को वहाँ प्रोक्योर करवाया था। जो भी है, अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप और हम कोई कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली नौगाम में भी वो जो एक्सप्लोजिव रखे थे वहाँ पर भी पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी लोगों की मौत हुई। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने दिल्ली धमाके पर केंद्र की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाल किला और नारकोटा जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि गृह मंत्रालय प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा है। उनका आरोप है कि न आरोपी पकड़े गए, न विस्फोट की जानकारी सामने आई है, जिससे गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्न है लाल किले की घटना या नगरोटा का विस्फोट। जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि गृह मंत्रालय अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है और भारत आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर तो पहले से है, लेकिन अब वो लोग वारदात करने में सफल हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं। जिस तरीके से लाल किले की घटना के बाद अब तक ना तो आतंकी पकड़े गए, ना उनसे उनके मंसूबे का पता चला और न ही ये पता चला कि वो कौन सा विस्फोटक था। इससे गृह मंत्री के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं या प्रचार मंत्री। देखिए, वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब तो बिहार में वोट की चोरी नहीं हुई, वोट की डकैती हुई है। पूरी तरीके से वोटों की डकैती हुई है और प्रमाण के साथ डकैती हुई है। 10-10 हजार रुपए
दे करके वोट को प्रभावित करने की और खरीदने की कोशिश की गई है। स्पष्ट रूप से राजस्थान में हमने पहले मोबाइल वितरण की योजना घोषणा से चुनाव की पहले की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने वहां पे मोबाइल वितरण नहीं करने दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने 10-10 हजार रुपए चुनाव घोषित होने के बाद भी महिलाओं के खाते में डालने दिए। चुनाव आयोग ने राकेश सिन्हा जैसे लोगों पर डुप्लीकेट वोट के लिए कोई उन्होंने क्या नाम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो वोट चोरी और वोट डकैती के खिलाफ हम लोग कल सड़क पर उतरेंगे और सारे जहां जहां एसआईआर हो रही है उन सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन करेगी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगी, जनता को भी जागरूक करेगी। सोनभद्र खदान हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 और शव बरामद किए गए। घटनास्थल पर करीब 40 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चट्टान के नीचे और भी मजदूर दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें बचाने के लिए भारी चट्टान को मशीनों की मदद से काटने और हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जबकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये भीषण हादसा खदान में पत्थर तोड़ने के दौरान हुआ था। अभी तक हम लोग 5 बॉडी रिकवर कर चुके हैं, जिनमें से एक का अंतिम संस्कार भी संपन्न हो गया है। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बॉडी अभी और मिलने की आशंका है, उसकी तलाश की जा रही है। कितने घंटे हो गया इस रेस्क्यू को और अभी क्या रेस्क्यू की जो रेस्क्यू का रिजल्ट है वो हमने आपको बताया और एक की तलाश और है, जो हम लोगों को आशंका है कि एक व्यक्ति और हो सकते हैं, उनके लिए रेस्क्यू अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। ये जो मालिकान है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है क्या? हाँ, प्राथमिकी दर्ज हुई है। सर टोटल कितने लोग हैं जो एफआईआर दर्ज कराए? अभी तो 2 लोग जो इनके प्रोप्राइटर हैं उनके विरुद्ध हुई है। विवेचना में अगर कोई और पाया जाएगा दोषी तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। सर कितने देर और रेस्क्यू चलने की संभावना है? जब तक हम लोग ये निश्चिंत न हो जाएं कि अब कोई और व्यक्ति उसमें दबा नहीं है। सर ये जो फॉर्म मिले हैं सर, इनकी शिनाख्त हो चुकी है सभी लोगों की? शिनाख्त कराई जा रही है, अधिकांश की हो चुकी है। धन्यवाद। बिहार में चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए की बम्पर जीत के बाद गठबंधन दलों रिश्तों में विश्वास की कमी दिख रही है। बिहार की राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है, जब बम्पर जीत के बाद सीएम राज्यपाल से मिले तो न सरकार को भंग करने की सिफारिश की और न ही अपना इस्तीफा सौंपा, बल्कि राज्यपाल को यह जानकारी दी कि 19 नवंबर को इस्तीफा सौंपा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात के बाद इस्तीफा नहीं सौंपा। अपने आप में ये एक अनोखा मामला है कि राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट हो जिसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो, मुख्यमंत्री राज्यपाल से भवन में मुलाकात करें लेकिन इस्तीफा न दें। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक में ये परंपरा रही है कि कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं, वो लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं। हालांकि बिहार में 17 नवंबर 2025 को यह परंपरा टूट गई। सीएम राज्यपाल से मिले तो लेकिन इस्तीफे के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि 19 नवंबर से विधानसभा विघटित यानी भंग होगी और तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और परिवार के अंदर चल रहे कथित विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी विवाद पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान देते हुए आरजेडी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा कि ये भले ही लालू परिवार का अंदरूनी मामला हो, लेकिन रोहिणी सिर्फ लालू प्रसाद यादव की बेटी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की बेटी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि यह लालू जी के परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति का यही विभत्स स्वरूप रहा है। रोहिणी केवल लालू जी की बेटी नहीं है, वह राजद परिवार की बेटी और बिहार की बेटी है। कन्यादान हम लोगों ने किया है और उस कन्या के आंख से अगर पीड़ा झलक रही हो और अब तक वो आंसू सूख नहीं रहे हो, लालू जी राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो?
वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। यह तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। लालू जी को इतना लाचार कर दिया, राबड़ी जी को इतना लाचार कर दिया, और एक माँ के आंख से तो आंसू गिरेगा ही। सब देव देवियां एक और, ऐ माँ मेरी तू एक और। उस माँ के मन में कितनी पीड़ा हो रही होगी कि हमारी बेटी को जलील किया जा रहा है, लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। बिहार में एनडीए की जीत पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि हो सकता है कि महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए एक वजह रही हो, लेकिन समीक्षा चल रही है और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सच है कि राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की और SIR के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं के साथ 25 जिलों में गए। वो अप्रत्याशित भीड़ थी और उनका हर जगह स्वागत हुआ। हालांकि संगठन के निचले स्तर से लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी हमारी थी, जो हम नहीं कर पाए, इससे मुश्किलें पैदा हुई हैं। नहीं, देखिए, ये जो 10,000 रुपये दिए गए तो ये एक हो सकता है फैक्टर रहा होगा, लेकिन अब भी उसके बारे में निश्चित जानकारी, समीक्षा हो रही है, सब जगह से जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। आपको लगता है कि इन काफी ज्यादा गड़बड़ियां रही जिसके कारण आप लोगों के वो आंकड़े नहीं मिल पाए जो आप लोग उम्मीद करके बैठे थे जमीनी स्तर पर, जो और नहीं मिल पाए, तो आप क्योंकि आप लोगों के अंदर लीडरशिप के अंदर सवाल खड़े होने लगे हैं, कैसे आप देखेंगे? कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये सत्य बात है कि राहुल जी ने मेहनत किया था और SIR के खिलाफ 25 जिलों में उनका जो जाने का ये हुआ था महागठबंधन के नेताओं के साथ, उसमें अप्रत्याशित रूप से भीड़ आई थी और सब जगह उनका असरदार अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। अब नीचे तो संगठन के लोगों को ले जाने की जिम्मेवारी थी, जिसको हम लोग नहीं ले जा पाए। शायद सब लोग टिकट के बंटवारे में व्यस्त रहे, सिंबल लेने के चक्कर में रहे अंतिम दिन तक, तो उसकी वजह से भी कठिनाइयां आई। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे थे, CLP भी लड़ रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था। लगता था कि चुनाव का प्रबंधन कुछ है ही नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंदौर में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मैं राजनीति में आऊंगा तो लोग परिवारवाद कहने लगेंगे, लेकिन अगर लोग चाहेंगे तो मैं राजनीति में आऊंगा। अगर हम संसद में होंगे तो लोगों की बात को और मजबूती से उठाएंगे। रेहान तो अभी 25 साल का है, पर वो अपने काम में लगा हुआ है, अपने जो भी उसका पैशन है, जो भी वो करना चाह रहा है, पहले वो अपने टांगों पे खड़े हो, अपने जो सोच है उसको मजबूत करे। और उसके बाद यहाँ वैसे भी मुझे लग रहा है कि अभी राजनीति बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। तो इस समय रेहान को राजनीति में डालना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, पर क्योंकि हमारे परिवार में उन्होंने देखा है कि इंडिपेंडेंस टाइम से कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार पूरा जितनी मेहनत की है कि देश के प्रगति के लिए, देश को एकजुट होने में, तो उन्होंने सीखा है, रेहान ने सीखा है। और मुश्किल टाइम में भी देखा है कि जिस तरीके से बेबुनियाद इल्जाम लगा के बीजेपी की सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया और मेरे ऊपर वार किया, तो उन्होंने अपना देखा कि मुश्किल का दौर था पिछले 10 साल में, तो उन्होंने दोनों तरफ देखा है राजनीति का और जरूर सीखा है। और रही बात मेरी, मुझे लग रहा है कि अगर मैं आऊंगा तो पहली चीज ये लोग बोलेंगे परिवारवाद का उठाएंगे, पर मुझे लग रहा है कि लोगों की मांगे होंगी, लोगों की जरूरतें होंगी, तो जरूर मेरे कहने से नहीं होगा, वो लोग अगर चाहेंगे तभी मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा। पर जब आप इस परिवार से जुड़े हो तो आपको जरूर एक राजनीतिक तौर तरीके से ही देखा जाता है, महसूस किया जाता है, और हर कदम आपको सोच के लेना पड़ता है कि क्योंकि
आप देखेंगे बीजेपी ने जब भी कोई इलेक्शन होता है तो मेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश के आईसीटी में आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर कथित आरोपों पर फैसला सुनाया जा रहा है। जज ने एक जांच रिपोर्ट के हिस्से का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये आदेश शेख हसीना और दक्षिण ढाका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर शेख फजल नूर तपोश के बीच हुई कथित बातचीत पर आधारित है। आईसीटी के जज ने यह भी बताया कि जांच टीम ने घटनाओं की गहन छानबीन की और कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि आदेश का उद्देश्य विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करना था, लेकिन इसके लिए किसी भी नागरिक की जान को खतरे में डालने से भी पीछे हटने का इशारा नहीं किया गया था। साथ ही आईसीटी ने कहा है कि शेख हसीना का अपराध मानवता के खिलाफ है। वही बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री पर भी आरोप तय कर दिए गए हैं। जज ने जाँच रिपोर्ट के हवाले से बताया कि शेख हसीना की सरकार ने अबू सईद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 4 से 5 बार बदलवाया है। अबू सईद 16 जुलाई 2024 को पुलिस फायरिंग के दौरान मारा गया था। उसकी मौत ने छात्र नेतृत्व वाले विरोध को और बल दिया था, जो शेख हसीना सरकार को हटाने की मांग कर रहे थे। जज ने बताया कि सरकार ने डॉक्टरों को धमकाया और कहा कि उनके खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जिससे डॉक्टर को अबू सईद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए मजबूर किया गया। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।